हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास अनुराधा का हिंदी रूपांतर। तो आइए सुने। लड़की के विवाह योग आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है, उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। मैया री मैया, यह कैसी बात है से आरंभ करके आंख मिचकाकर लड़की के लड़के बच्चों की गिनती पूछने तक में अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में अब यह मजाक भी निरर्थक समझा जाने लगा है। ऐसी ही दशा है बेचारी अनुराधा की। और दिलचस्प बात यह है कि घटना किसी प्राचीन युग की नहीं, बल्कि एकदम आधुनिक युग की है। इस आधुनिक युग में भी केवल दान दहेज, पंचांग, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 को पार कर गई। फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहज विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्ता के निवासी हैं। उनका छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी की बहन ने? मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कुछ कहना है सो जब छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से निकाल बाहर करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। आदमियों से काम नहीं होगा? उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। क्या वह खुद यहाँ आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती? विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी। लेकिन अनुराधा कहने लगी, मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूँ विनोद भैया। घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो उन्हें बताने के बाद एक बार ही निकल जाऊंगी। मैं बार बार बाहर नहीं आ जा सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा नाम तो बढ़िया है, शायद इसलिए अब तक अहंकार मिटा नहीं है। जी नहीं। विनोद गांव का आदमी है, अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास बता रहा था। पतन के इतिहास का भी एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, वही अब बताया जा रहा है। गांव का नाम है गणेशपुरा। किसी जमाने में यह गांव अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं है। किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा। इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई। डिग्री तो हो गई लेकिन जारी न हो सकी। डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे, वैसे ही उनके जप तप और क्रियाकर्म की भी काफी प्रसिद्धि थी। गृहस्थी की फूटी तली वाली नाव फिजूल खर्ची के खारे पानी से मुंह तक भर आई, लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्म की कट्टरता के फूले हुए पाल में जनसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे हवा ने इस डूबती नाव को ढकेलते ढकेलते अमर चटर्जी की आयु की सीमा पार करा दी। इसलिए उनका जीव काल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह मरे भी ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि भी ठाट बाट से ही हो गया। लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाव नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मान मर्यादा लेकिन अथाह जल में डूबने में जरा भी देर नहीं लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज तक जकरी हुई गांव की जायदाद मिली।
कुछ गाय बकरी और कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले और सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए बर भी जुट गया। गांव के ही एक भद्र पुरुष थे। 5-6 लड़के बच्चे और नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वो विवाह करना चाहते थे। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग में राजपुत्र तो बदा नहीं है, तुम उसी के साथ मेरा विवाह कर दो। रुपए वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़ कर सीतापुर के चक्रवर्तियों के यहाँ विवाह किया था। जानती हो उन लोगों की इज्जत ही क्या है? बहन ने कहा, और कुछ भी ना हो, रुपया तो है। कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ तो। बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, लेकिन तुम्हारे निकट तो इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है। मदपान आदि जैसे कार्यों से भी उसे कोई मोह नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की एक स्त्री आज भी उसका अभाव दूर कर रही है। इस बात को सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं है, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शस्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि कर देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबा दूं? हम कृष्ण की संतान हैं, स्वभाव से कुलीन, गंदी बातें अब कभी मुंह से मत निकालना। यह कहकर वह गुस्सा होकर चला गया और त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना होगा। कलकत्ता में लड़की के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। किसी जमाने में उनकी ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूरी मिठाइयाँ भी खाई है। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए वह राजी हो गया। चटर्जियों का सारा कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुरा खरीद लिया और कुंडुओं की डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। मौखिक रूप से यह निश्चित हुआ कि कचहरी के लिए बाहर के 2-3 कमरे छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जिस तरह रह रहा है उसी तरह रहता रहेगा। जमींदारी तो खरीद ली गई, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली सी है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने ऐसी चालें चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुरा में नहीं टिक सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमास्ता बन गया। उसने प्रजा को बस में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकर में 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमास्ता चटर्जी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा है। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो कुछ वसूल हो सकता था हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, लेकिन गगन के रुपए में से किसी का पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब घिसा मांजा, हिलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। विजय विलायत हो आया है।
उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज लेकर लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं है। किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसने पिता के लड़की के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम गुमास्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर से डरते हैं। जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुरा का विवरण उसके सामने पहुंचा। यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वह गणेशपुरा आया है। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उस अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय अटार्नी अत्यंत स्वार्थी अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती है। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सूझ लेना तो दूर, सास ससुर जीवित है या मर गए, इतनी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं, वहाँ परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग है, उरिया बैरा है। केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उसे आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई है, लेकिन जब से वह विलायत घूम कर लौटा है, उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया है। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया है। वह इस वर्ष बीए ऑनर्स पास कर एमए में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही है। विजय विदुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहाँ क्या किया क्या नहीं, इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। माँ ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीख कर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 बाहरी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी है। जमींदारी के जितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाए गए हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बहनौत को घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने साथ 8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया था, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपत विपत में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मातृहीन बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती है, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर यह बात विजय बाबू को मालूम हो गई है। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था,
लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी? गवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना। लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहां अपना एक मकान भी है। बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी। उस मकान पर अपना कब्जा नहीं है। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। आशा तो यही है। कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा। पास ही तो है गवई गांव, कभी आंख से देखा नहीं, जाकर देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन तब इनकार न कर सकोगी। अपनी बहन को भी जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो सो बात नहीं है। वहाँ शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में शीतल संकीर्ण गांव पथ पर एकांत में सहसा उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रह कर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध बिलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरुट दबाए और जेब में चेरी की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लठे दरवान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी। इसलिए वह लड़के को भी साथ लाया है। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहता है कि अनुराधा अकेली नारी ही ठहरी, वह जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर पास है तो साथ ले जाना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि यह लड़की शैतान है। उसका स्वभाव और चरित्र भी ठीक नहीं है। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। मैंने सुना है। वहां कोई नहीं था। विजय सूने आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दालान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने अस्थायी आश्रम बना लिया है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं जाकर खबर किए देता हूँ साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अभी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जी छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा बेटा, और कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी, बाबू नाराज न हो जाए। विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित स्वर से कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कह सकते। इसी से सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय घड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरुट फूकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई है। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, वह इस दुविधा में पड़ गया।
लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए रूखे स्वर में आर में खड़ी अनुराधा को लच करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा झपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहे। बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूं जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती यह बताओ। अनुराधा बाहर आई। उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में। मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने, हरिहर बाबू ने कहा था, इसके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकते हैं। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन वह अभी मौजूद है। उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखी पढ़ी बड़ी हो सकती है। यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई उचित उत्तर न सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ न रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊं, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती कहाँ हैं, अनुराधा ने उत्तर दिया। और आपसे मैं अब तक भेंट नहीं कर सकी, सो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह पल भर के लिए चुप हो गई। इसी बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छुपाऊंगी नहीं। अपनी बीपती की बात आपसे साफ साफ कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी है। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई। उसने सोचा था कि इस बेदखल करने में न जाने कितना समय लगेगा और कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा भिक्षा मांग ली। उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी। लेकिन अपनी दुर्बलता भी तो प्रकट नहीं की जा सकती, उसने कहा। रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चलिए आए ना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अंदर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं, है तो आप ही का मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है, लेकिन घूंघट नहीं, अधमैली मामूली धोती पहने हैं। जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की 2 चूड़ियां पड़ी है। पुराने जमाने की आर में से जिसकी आंसू भरी आवाज
विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी। उसने सोचा था कि शायद वो अभी वैसी ही होगी, विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वह बड़े घर की लड़की ठहरी। लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंजा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालेपन की ओर झुका हुआ ही समझिए। गांव की समान लड़कियां देखने में जैसी होती है वैसी ही है। शरीर दुर्बल, इकहरा, लेकिन काफी सुगठित मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी। उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ। तुम साथ नहीं रहोगी राधा दीजी? नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिर कर सब कुछ देख भाला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का ढेरों सामान अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमत मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर से कमरों की तरह यह कमरा भी जीर्ण हो चुका है, हड्डियां निकल आई है, निर्धरता का छाप सभी चीजों पर गहराई से पड़ी हुई है। विजय ने नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। निर्धन और बुरी हालत होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठीक तो अभी बता नहीं सकती, जितने दिन आप दया करके रहने दे। कुछ दिन तो रहने दे सकता हूँ, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो रात दिन सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती हैं। वह और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन अगर जानती भी हूँ तो क्या भाई को पकड़वा दूँ? यही आपकी आज्ञा है। उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ, समझ गया कि अभिजात की छाप उसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों से वह जो हमारा सत्यानाश कर रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कि आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज होती है? कि आप किसी भी दिन अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकी? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था। इसीलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिज ना होने देता। अनुराधा चुप ही रही। किसी बात का उत्तर न पाकर विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूँ। व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई नहीं बच सका। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्वतः मौन रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा। स्त्रियाँ उसके बाद आएगी। आप नीचे के कमरे में तब तक रहिए जब तक कि आप कहीं नहीं जा सकी। लेकिन किसी भी चीज को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी कुमार बोल उठा, बाबूजी, प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, डाम है, पियोगे बेटा? हाँ, पीऊंगा। संतोष के बना देने पर उसने भर पेट डाम का पानी पिया। कच्ची गरी निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी, तुम भी पियोगे? बहुत मीठा है। नहीं, पियो ना बाबूजी, बहुत है, अपने ही तो है सब। बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह सहसा शर्मिंदा सा हो गया। नहीं, नहीं पीऊंगा, तू चल।
बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। उसने 2 कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचहरी की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे गुमास्ता नियुक्त कर दिया, लेकिन झंझट नहीं मिटे। इसका कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपए वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था, क्योंकि इससे अविश्वास की गंध आती है, जो कि चटर्जी वंश के लिए गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई है। मौखिक साक्षी और प्रमाण ले लेकर लोग रोजाना हाजिर हो रहे हैं, रोते झिकते हैं। किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न बन गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोच कर आया था, उतनी जल्दी नहीं जा सका। 1 दिन 2 दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। उम्र में वह 2-3 वर्ष छोटा है, सामाजिक और पारिवारिक अंतर भी बहुत बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वह उसी के साथ हिल मिल गया है। वह उसी के साथ रहता है, घर के अंदर बाग बगीचों और नदी किनारे घूमता फिरता है। कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसले की खोज में संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लेता है। संतोष की देखा देखी वो भी उसे मौसी जी कहा करता है। रुपए पैसे के हिसाब के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता है, जिसके कारण वह हर समय लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट डपट कर अपने पास बैठा भी लेता है तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी के रसोई में जा घुसता है। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता है, शाम को रोटी और गरी के लड्डू। उस दिन शाम को लोग बाग नहीं आए थे। विजय ने चाय पीकर चुरुट सुलगाते हुए सोचा, चले नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर। रोटी खाई थी आज? नहीं। पकड़ कर जबरदस्ती क्यों नहीं खिला देता? यह खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक फाक कर चल देता है। कल से उसे खाने मेरे साथ बैठाना। यह कहकर मन में न जाने क्या आया कि टहलने के लिए जाने के बजाय वह सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर से लड़के की आवाज सुनाई दी, मौसी जी, 1 रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उसने कहा, उतर आओ ना बेटा, तुम लोग पर पैर रखकर इस छोटी डाल को पकड़कर आसानी से चढ़ाऊंगी। विजय पास आकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है, उसी की 2 मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टिकाए दोनों खा रहे हैं। विजय को देखते ही दोनों सिटपिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यह क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देखता हूं आप पर यह जोर जुल्म किया करता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से उत्तर दिया, हाँ। फिर भी आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती। क्यों सिर चढ़ा रही हैं? नहीं चढ़ाने से और भी ज्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन घर पर तो ऐसा उधम करता नहीं था। संभव है न करता हो, उसकी माँ नहीं है, दीदी बीमार रहा करती है, आप कामकाज में बाहर फंसे रहते हैं, उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम न हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई हैं। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीरे से कहा, अभी उसकी उम्र कहने लायक नहीं हुई है, फिर भी उसी के मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों को बाहर निकलने नहीं देती, तो भी आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, लेकिन
उस पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज़ अत्यंत मीठी मालूम हुई, इसलिए कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरह का नशा है, न मचा पाने की तकलीफ होती है, हुरक सी आने लगती है। दूसरा, वहां इसके नशे खुराक कौन जुटाएगा, 2 ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, भूल जाएगा। कुमार आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तस्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां लेकर, गरी के लड्डू लेकर उसे सट कर खड़ा खड़ा खाने लगा, पैर पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वह चीजें धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति इतना आसक्त क्यों हो गया है? विजय इसका कारण समझ गया। सोचकर तो यह आया था कि कुमार के चटोरेपन पर इन लोगों की ओर से अकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, लेकिन बाधा आ गई। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपुली आज भी बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई सो बिल्ली ने दूध उलट दिया। कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने, बताओ तो? सफेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, उधम तो देखता हूँ धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, लाए देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। विजय ने कहा, आप पर डांट पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती करती हैं। हाँ, कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली। पुत्र के अवैध आचरण के लिए क्षमा याचना न कर सका, इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग से न सुनाई दे, कहीं वह ऐसा न समझ बैठे कि गरीबी और बुरे दिनों पर वह कटाक्ष कर रहा है। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोस कर साग तरकारी परोस रही थी। सिर खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा गिरा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। अनुराधा ने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाबू थे। एकदम सकुचाकर उसने सिर पर कपड़ा खींच लिया और उठकर खड़ी हो गई। विजय ने कहा, एक जरूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इस गांव का आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती ही होंगी। कैसा आदमी है, बता सकती हो? गणेशपुरा का नया गुमास्ता नियुक्त किया है, पूरी तरह उस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? 1 सप्ताह से अधिक हो गया। विनोद यथाशक्ति काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी की गड़बड़ी नहीं थी। आज सहसा उसके चाल चलन के बारे में खोज खबर लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? अनुराधा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बड़ी मीठी आवाज में पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? मैं तो उसे अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ। है क्यों नहीं, वह तो आपको ही प्रमाणित साक्षी मानता है। अनुराधा ने कुछ सोच विचार कर कहा, है तो अच्छे ही आदमी, फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरवाही से अच्छे आदमी का बुरा आदमी बन जाना कोई असंभव बात नहीं है। विजय ने कहा, सच बात तो यह है कि अगर अपराध का कारण खोजा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है। फिर लड़के को लच करके विजय ने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है जो अचानक मौसी मिल गई तुझे, वरना इस जंगल में आधे दिन तो तुझे बिना खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, क्या वहां आपको खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं तो, ऐसे ही कहा है, हमेशा से परदेश में ही दिन बिताए हैं, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा, अभी तक नहाया निपटा भी नहीं गया था। इस प्रकार में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हत्थों पर दोनों पैर पसार कर विजय आंखें नीचे किए हुए चुरुट पी रहा था। तभी कान में भनका पड़ी, बाबू साहब।
आंख खोलकर देखा, पास ही खड़े एक वृद्ध सज्जन बड़े सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे। वह उठकर बैठ गया। सज्जन की आयु 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल, ठिगना, मजबूत और समर्थ शरीर है। मूछें पक कर सफेद हो गई है, लेकिन गंजी चांद के इधर उधर के बाल भौरों जैसे काले हैं। सामने के 2-4 दांतों के अतिरिक्त बाकी सभी दांते बने हुए हैं। वार्निशदार जूते हैं और घड़ी के सोने की चेन के साथ शेर का नाखून जरा हुआ लॉकेट लटक रहा है। गवई गांव में यह सज्जन बहुत धनाढ़ मालूम होते हैं। पाक की एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था। उसे खिसका कर विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे। गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो गया है, लेकिन आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकालने जा रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जल भुन गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूंगा, लेकिन आप कौन हैं जो उसकी ओर से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय। पास के गांव मस्जिदपुर में मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पास हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास हो न हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की जरूरत होगी तो महाशय जी का पता लगा लूंगा, लेकिन जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेहमान। बैसाख के कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। विजय चौंक पड़ा। बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, मेरा यह इरादा पक्का है। जेठ के बाद फिर जल्दी कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है, नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने में संपन्न हो जाता। रहने देने की यह बात मुझे आपसे कहनी ही न पड़ती। कुछ देर अवाक रहकर विजय ने पूछा, वर देखकर विवाह किसने निश्चित किया? गगन चटर्जी ने। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के शेष भाग के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।